तो अभिजीत बैनर्जी ने, जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने बोला कि अपनी किताब पुअर इकोनॉमिक्स में ये बोलते हैं कि क्यों फेस्टिवल पे अब लोग कम खर्चा करते हैं। अब क्या हो गया कि त्यौहार जो हैं वो उतने ज़्यादा मतलब लोग एक्साइटमेंट नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। तो उनका जो एनालिसिस है, उनका जो है वो कहते हैं कि पहले क्या था कि आज से 40-50 साल पहले या 20-30 साल पहले की बात भी करते हैं, मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे, लिमिटेड साधन थे। ठीक है, जीवन में 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसमें आदमी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुशी होती थी, जैसे शादी ब्याह हो गया, ठीक है, त्यौहार आ गया, होली आ गई, दिवाली आ गई, ईद आ गई, बकरीद आ गई। ठीक है, तो अपने पूरे एक रूटीन में ये 2-4-5 चीज़ें होती थी साल में, जहाँ पे आदमी को खुश होने का मौका रहता था। ज़्यादा कुछ था नहीं, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो बहुत लिमिटेड लाइफ थी। तो यही लिमिटेड टाइम पे जैसे ही पता लगता था कि त्यौहार आ गया या मेला लग गया, मेला गांव में मेला होता है, तो लोग खुशी होती थी, एक रीजन था एक खुश होने का, तो वहां जाते हुए खर्चा करते थे इस चीज को लेकर, जो भी अपना उससे उनको खुशी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी और ये टेलीकम्युनिकेशन आया, मोबाइल आया, तो मोबाइल और टेलीविजन और इस तरह की चीजों ने लोगों को एक्स्ट्रा मनोरंजन के साधन दिए। अब लोग डिपेंड नहीं हैं त्यौहार के लिए, त्यौहार पर या शादी ब्याह के ऊपर खुश होने के लिए। आप खुश होना चाहते हो तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम रील देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, ना है खुशी तो मिल ही रही है, तभी तो देख रहे हो। ठीक है, अब खुशी मिल जाती है। तो इसलिए अब लोगों की जो खर्चा करने की जो एक अपना एटीट्यूड है वो बहुत लिमिटेड हो गया। यहां तक कि शादी पे भी बात होने लगी कि शादी पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो अब धीरे धीरे बात उठने लगी शादी पे खर्चा कम करो। पहले नहीं उठती थी, यहां तक कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेजों को लगा यार ये इंडियंस अजीब पागल लोग यार, मतलब इतने गरीब हैं लेकिन शादी ब्याह मरने जीने पर इतने इनके संस्कार हैं, इतने खर्चीले संस्कार हैं, क्यों ये खर्चा करते हैं, क्यों ये शादी ब्याह फेस्टिवल्स पे खर्चा करते हैं। तो जब अंग्रेजों ने इस बात को लेकर विरोध किया तो हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम स्ट्रगल लीडर बाल गंगाधर तिलक वगैरह लोग जो थे, उन्होंने इस बात को लेकर मतलब प्रोटेस्ट किया कि आप क्या बात कर रहे हो भाई, जो गरीब आदमी है जिसको मतलब 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ और उसको जीवन में कुछ है नहीं, उसे कुछ तो टाइम मिलता है ना, कुछ ही वक्त मिलता है जब वो खुश हो सकता है, चाहे वो फेस्टिवल हो चाहे शादी ब्याह हो। आप चाहते हो वो भी खुशी चली जाए उसके हाथ से, क्योंकि अंग्रेज का मूड था कि बैन लगा देंगे कि फेस्टिवल पे खर्चा मत कर पाओ या शादी पे लिमिटेड खर्चा करो। लेकिन अब कहानी अलग है, अब लोगों के पास ज़्यादा संसाधन है एंजॉय करने का, खुश होने का, तो अब फेस्टिवल पे उस हिसाब से खर्चा नहीं होता है। ये कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महंगाई एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, हाँ, लोगों का जीवन शैली बदल गई है। जैसे कि बच्चे पहले ज्यादा आउटडोर खेला करते थे, लोग क्लब हुआ करते थे, लोग इंटरेक्शन करते थे, पार्टीज किटी पार्टीज हुआ करती थी। ये किटी पार्टीज भी 90s का कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, किटी पार्टी या क्लब होना, ये एक है गेट टुगेदर करना जिससे कि लोग आपस में इंटरेक्ट कर सके और मनोरंजन कर सके। लोग ताश खेला करते थे, जाके क्लब हुआ करते, ताश खेलते थे, उसके अंदर बैडमिंटन खेलना, तो ये सिर्फ खुश होने के लिए है। अब लोगों के एक डिवाइस आ गया है 6-7 इंच वाला, वही खुशी जीवन, वही जिंदगी हो गई है। इस कारण से बाकी सब चीजें खराब, और ये सबसे बड़ी, मैं तो कहता हूं कि आविष्कार भी है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है, जो लोग भूल गए बाहर निकलना, लोगों से मिलना भूल गए, और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है उनको थ्रू आउट जीवन में दिक्कत करेगा। लोग इंटरेक्टिव कम हो पा रहे हैं, लोग मिलना जुलना कम कर रहे हैं, सोशल कम हो रहे हैं। सोशल कम होते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। आप जितना कम सोशल हो गए उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा आपके ऊपर। आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं सभी स्टूडेंट से बोलता हूं कि भाई आप चाहे IAS की तैयारी करो, PCS की तैयारी करो, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, आप थोड़ा समय लगता ही है, लगेगा ही। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने सोचा कि मैं रात को IAS बन जाऊं और सुबह बन जाओगे आप, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। अब उस समय में कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं, बिल्कुल कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को, जो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि सही तरीका है। क्योंकि मान लो कि आपको सफल होने में 3-4.5 साल लग रहे हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, IAS PCS बनने के लिए 2-3 साल 3-4 साल लगते ही लगते हैं। अब इस टाइम पर आप अपने आप को अगर एक कमरे बंद कर लेते हो
तो आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख पाओगे? मेंटली एक दिन एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि कमरे में बंद रह के आप साल भर बंद हो सकते हो, 2 साल बंद हो सकते हो किताबों के साथ, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे आप, और जहां फ्रस्ट्रेट होना शुरू हुए आपका पढ़ाई में मन लगना भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई हफ्ते में एक दिन अपने लिए निकालो, संडे का दिन अपने लिए बुक कर लो, पूरा संडे नहीं तो कम से कम संडे इवनिंग या सैटरडे इवनिंग आप जाओ, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलो, दोस्तों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, आउटिंग करो, पिक्चर देखो। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक दिन अगर पिक्चर देख ली या दोस्तों से मिल लिया तो आपने कोई पाप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये आपको अगले एक हफ्ते के लिए रिचार्ज कर देगा आपको। ये चीज मैंने अपने लिए अपनाई हुई है, अपनाई थी मतलब अब, ठीक है। और इस चीज ने मुझे हमेशा मुश्किल चीजों को हैंडल करने में हेल्प किया है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। लोग सोचते हैं कमरे बंद होकर तैयारी होती है, नहीं भाई, ठीक है कमरे सर देखिए, ज्यादा दोस्त भी नहीं होने चाहिए तो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन एक आधा तो हो जिससे बात कर लो। आप कहां से अपने आप को रिचार्ज करोगे? इमोशनली रिचार्ज कहां से करोगे अपने आप को? ठीक है, चलिए भैया आज बढ़ते राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति हमारे? नहीं नाम बताइए, नाम रामनाथ कोविंद। कहाँ के हैं? यूपी के ही है, लेकिन कानपुर के हैं। एक्स IRS ऑफिसर, IRS रह चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन भी तो होते हैं। अभी अभी तो नाम पूछा मैंने खाली, तो अभी जब बताएंगे आपको। मैंने नाम पूछा मैंने कौन है, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, कानपुर के हैं। हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे जो कि पार्ट 5 में है। पार्ट 5 जो है वो संघ के नाम से और द यूनियन के नाम से है। पार्ट 5 आपका राष्ट्रपति के नाम से नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। पार्ट 5 जो है वो यूनियन के नाम से है, संघ के नाम से है, ठीक है। उसी में यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में द यूनियन आता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया याद रखना, कभी भी पार्ट्स को याद रखने का तरीका ये होता है, पार्ट्स को, ठीक है, कि आप आर्टिकल्स की रेंज याद कर लो कि भाई 216 से लेकर, जैसे कि इमरजेंसी प्रावधान है तो वो 352 से लेकर 360 के बीच में होंगे। तो एक अगर रेंज भी याद रख लोगे ना तो पार्ट का सवाल निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रेंज तो अगर आपको 52 to 78 मतलब है कि राष्ट्रपति होगा, तो कई तरह के सवाल पूछते हैं आपसे राष्ट्रपति के बारे में, तो आर्टिकल्स पूछेगा राष्ट्रपति के बारे में, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में कहां पर मेंशन किया गया है। 52 to 78 किया गया है कि 90 to 100 किया गया है कि 110 120 किया गया है। एक जस्ट फॉर आइडिया के लिए बात कर रहा हूं मैं, रट लोगों ने बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जस्ट फॉर आइडिया, ठीक है। अब देखिए, संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक फॉर्मल हेड होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। इसका मतलब क्या है? मेन पावर्स वो रियल हेड नहीं, वो रियल होता है, नॉमिनल हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। घर होता है एक, यस सर। दादाजी भी हैं, पापा भी हैं, बच्चे भी हैं। अब घर की बेटी का लिए रिश्ता जो है वो देखा गया है, तो एक रिश्ता आया है, सबसे पूछा जा रहा है, दादाजी से पूछा गया, दादाजी ने कहा हाँ भाई ठीक है, ठीक है, लेकिन फाइनल कौन करेगा? पापा करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बुजुर्ग कौन है? दादा। घर में शादी कार्ड किसके नाम पे आते हैं? दादाजी के नाम पे आते हैं। लेकिन रियल पावर किसके पास है? पापा के पास है। जाना है कि नहीं जाना है पापा जी डिसाइड। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कैरियर में पैसा कहाँ खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, शादी किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या होगा, कन्विंस करना भी है तो पापा को करना है, दादा तो ऑलरेडी कन्विंस्ड है। वो कहते हैं जो करना करो यार, क्या फर्क पड़ता है, राम से करो, सुरेश से करो, महेश से करो, सब एक ही ऐसे होता शादी के बाद। तो दादाजी जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। सारे जो जितने भी काम होंगे देश के वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, इनके नाम पे होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, औपचारिक शक्तियां प्रमुख यही है, फॉर्मल जो यही है, दादाजी हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन रियल पावर जो है
जिस तरह पापा के नाम पे है वैसे यहाँ पर मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है भी पढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। काउंसिल मंत्री परिषद का हेड है प्रधानमंत्री, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दो शब्द आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर, दो आते नाम, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े, देखिए खास के बिना खास के, देखिए रेल मिनिस्टर हो गया या उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर हो गया या स्वतंत्र प्रभार हो गया, जितने भी तरह के जिसके आगे मिनिस्टर लग गया है ये। और ये कितने होते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं, एक सवाल है ये एग्जाम में, ठीक है। 15% ऑफ लोकसभा सीट्स, कितने हो सकते हैं, 15%। लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसके 15% के बराबर, ठीक है। ये लिमिट किया गया है। ये लिमिट करने का एक ही कारण है, ताकि ज्यादा मिनिस्टर्स ना हो, फालतू में ये खरीद फरोख्त ना हो जाए, सब कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो अब जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका जो हेड है वो हमारा है प्रधानमंत्री, ठीक है। इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, सारे छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े सब जो हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ बड़े मुंह लगे मिनिस्टर्स होंगे, बहुत ही खास होंगे, जो मोदी से डायरेक्टली बात करते होंगे। कुछ 7-8 मिनिस्टर्स होते हैं जो बहुत मुंह लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। मुंह लगे मिनिस्टर कौन से हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे 7-8 मिनिस्टर्स हैं जो इनको कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट मतलब बिल्कुल खास में खास, दोस्त आपके बहुत सारे, लेकिन कुछ दो दोस्त आप शेयरिंग कर लेते हो हर चीज की अपनी, तो वो है तो कैबिनेट। लेकिन यहां पर क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो फैसला लिया जाएगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लिया जाएगा। टेक्निकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही फैसला करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो ही फाइनल करते हैं। कोई बड़ा फैसला जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही करते हैं, लेकिन टेक्निकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब 90 लोग जो हैं वो मिलकर बात करेंगे, फैसला करेंगे, ठीक है। और ये क्यों है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सामूहिक रूप से, कॉलेक्टिव। कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि भाई हो सकता है एक आदमी गलती कर दे, लेकिन जब मिलकर से बैठ के बात करेंगे तो शायद गलती करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसीलिए सबको कलेक्टिव डिसीजन की बात की गई है कि मिल बांट के सब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है। हाँ, सब काउंसिल मिनिस्टर है, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या है कि भाई लोकसभा में इनके पास बहुमत होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, राज्यसभा से मतलब नहीं है। लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनको 50% से ज्यादा सीट्स उनकी होनी चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होना, या जो भी फैसला होगा जैसा भी होगा वहां पर बिल पास कराना तो लोकसभा में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, भारत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है, ठीक है। इज्जत बहुत है, पावर बिल्कुल नहीं, बस यही है। महारानी रहेंगी वो फोटो सेशन कराती हैं अपना, ठीक है, लेकिन पावर जो होती है वहां पे अलग होती है। अब आर्टिकल्स की पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 52, भारत में राष्ट्रपति होगा, ये बोलता है भारत राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब ये सब कुछ खास आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब वो सवाल पूछ सकता है कि आर्टिकल 52 क्या है, कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछ लेता है, तो कुछ आर्टिकल्स याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। 52 में कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, चलो भाई। 53(1) क्या बोलता है, यूनियन की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी योग्य द्वारा कराएगा। कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, यानी कि शादी का कार्ड जो है वो दादाजी के नाम पे ही आएगा, एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। अब या तो वो खुद फैसला करे, राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग या तो संविधान के अनुसार खुद करे, ठीक है, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाए, या तो जो भी एग्जीक्यूशन करना है कोई चीज या तो खुद ही करे, या उसके नीचे जो भी होगा, उसके नीचे जितने भी काउंसिल मिनिस्टर होगा, जितने भी सब होते हैं, सब उसके नीचे ही, सब लोग उसके नीचे ही होंगे, उसके द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये वो टेक्निकल भाषा है। मेन क्या है कि जो हेड है राष्ट्रपति एक फॉर्मल हेड है, लेकिन रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, बस ये समझ लेना बस कहानी, ठीक है। अनुच्छेद 53(2) राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। इमरजेंसी हो गई, युद्ध की स्थिति आ गई,
तो युद्ध की स्थिति में सारी फोर्सेस जो हैं वो कंबाइंड हो जाती हैं, ठीक है, और थल सेना, वायुसेना और नौसेना, और उसका जो सुप्रीम कमांडर होगा वो राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री नहीं होगा। और राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे जो बोलेंगे, प्रधानमंत्री साहब जो बोलेंगे, उनके मिनिस्टर जो बोलेंगे, उस पर फैसला लेगा। तो कहने को राष्ट्रपति साहब होंगे, अगर घर में कुछ आपदा आ गई तो दादाजी खड़े तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो पापा जी हैं वही सब कुछ ऑर्डर देने कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति मुश्किल के समय में कमांडर बन जाएगा, लेकिन करेगा क्या? जो हाँ, प्रधानमंत्री कहेगा, ठीक है। 54 में बोलते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ये बोलूं आर्टिकल 54 रिप्रेजेंट करता है कि हम इंडिया एक रिपब्लिक है, तो इसका क्या मतलब होगा, तात्पर्य क्या होगा कि इंडिया इज अ रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है। सर मतलब कि वो हेरिडेटरी नहीं है, हेरिडेटरी नहीं, वो राजा का बेटा राजा नहीं बने। तो आर्टिकल 54 इस बात को डिफाइन कर रहा है, नहीं, हाँ बिल्कुल डिफाइन कर रहा है क्यों राष्ट्रपति का चुनाव होगा। जी सर। राष्ट्रपति का पोस्ट जो है हेरिडेटरी नहीं है, चुनाव होंगे, इसलिए इंडिया को दिखा रहा है कि इंडिया रिपब्लिक है। तो आर्टिकल 54 अगर घुमा के पूछ लें कि आर्टिकल 54 जो है वो शो करता है कि इंडिया एक रिपब्लिक है, तो ही आपको समझना चाहिए हाँ भाई बिल्कुल भाई राष्ट्र चुनाव हो रहा है तो रिपब्लिक जो है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, बात करते हैं निर्वाचक मंडल की, कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में असल में वोट कौन कौन डाल पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव डायरेक्टली नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। संविधान सभा थी, डिस्कशन चल रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाए, ठीक है, इस पर डिबेट हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का जैसे चुनाव होता है वैसे चुनाव होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसा होना चाहिए, ठीक है। अब बड़ा समस्या थी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री भी लोगों द्वारा चुन के आ रहा है और राष्ट्रपति भी लोगों के द्वारा चुन के आ रहा है, तो दोनों में क्लैश होगा ही होगा। दोनों बोलेंगे हम पॉपुलर है, हम पॉपुलर है, हम पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया है, उसने हमें सपोर्ट किया है। तो ये बड़ा मुद्दा आया। तो हमारे संविधान सभा के निर्माताओं को लगा कि यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपस में लड़ते रहेंगे, फिर तो कहते हैं हम पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया है, उसने हमें सपोर्ट किया है। और दूसरी बात है कि चूंकि इंडिया बहुत गरीब कंट्री है, चुनाव का बाहर दो बार लगाना कोई मतलब नहीं बनता कि एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाए लोकसभा के, फिर राष्ट्रपति के लिए हो जाए, ठीक है। और जब भी हमें पता है कि राष्ट्रपति एक औपचारिक रूप से पद है, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि चुनाव हो भी जाए और डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट चुनाव कराए जाते हैं कि पब्लिक नहीं चुनती है बट पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। राष्ट्रपति को पब्लिक नहीं चुनती है बट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब वो कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये समझते हैं। तो दो तीन तरह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पहला क्या है, संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। समझो, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। नॉमिनेट कौन से 12 सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल लोकसभा में था कि एंग्लो इंडियंस का भी पता, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन तो वो लोग नहीं डाल पाएंगे, यानी कि सचिन तेंदुलकर, रेखा, जो लोग ऐसे थे वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओनली इलेक्टेड, ये शब्द याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, क्योंकि यहीं पर गेम पूरा होता है। वो लिखते हैं लोकसभा के सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स। सर हेमा मालिनी वो तो एमपी है भाई, मथुरा से एमपी है हेमा मालिनी। नहीं तो उनको ऐसे नहीं, वो डालेगी वो, नहीं उनको ऐसे नहीं मिला था जैसे नॉमिनेटेड वाले। वो नॉमिनेटेड नहीं है, वो इलेक्टेड है, मथुरा की एमपी है वो, ठीक है ना। तो इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुनाव में जीत गए तो लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये शब्द याद रखिएगा, ये लोग डालेंगे। दूसरे कौन से हैं, राज्यों के विधानसभाओं के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्टेट्स के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो विधानसभा होती है वहां के, विधान परिषद की नहीं, विधानसभा के। दो चीज होती हैं, विधान परिषद, विधानसभा। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में है, यूपी में है,
तो वो उसको काउंट नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो हर स्टेट पे नहीं, तो सिर्फ विधान लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, जहां पर एमएलए जाते हैं, तो उसके निर्वाचित सदस्य, यानी कि अभी चुनाव हुआ है, तो चुनाव में जितने एमएलए इलेक्ट हुए हैं वो लोग सब राष्ट्रपति चुनाव जब अगला होगा तो उसमें डालेंगे वोट, ठीक है, लेकिन वहां पर भी इलेक्टेड होंगे। इसके पीछे देखिए ये है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर नॉमिनेटेड लोगों को भी डाल देंगे तो संभव है कि जो लोग चुन के मतलब जो नॉमिनेट किए जाते हैं, तेंदुलकर हो गए या रेखा हो गई, तो इन हो सकता है ऐसे लोगों का फिर मिसयूज होना शुरू हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति अगर अपना बंदा बनाना होगा तो ऐसे लोगों को चुना जाए जो हमारा आदमी हो। तो इस चीज को रोकने के लिए कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहे, थोड़ा सा सही काम हो, तो इन लोगों को पावर नहीं दी गई चुन सके, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्लियर हो गया? चलिए ये याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी संघ शासित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, दो तरह की यूनियन टेरिटरीज हैं, कुल 8 यूटी हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दमन दीव हो गए, और अब जो 2 बने हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहां पर 2 तरह की यूटी हैं, एक वो यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर विधानसभा है, और एक वो यूटी जिसमें विधानसभा नहीं है। जिनमें विधानसभा है यानी कि लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, यहां विधानसभा है, तो ये लोग उसके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। लेकिन जिन यूटी में विधानसभा नहीं है, यानी वहां पर सीएम नहीं है, तो वो लोग वोट नहीं डालेंगे। हमारे प्रदेश में 2 हैं, ये एक चीज यहां पे और ऐड कर लेना, यहां पे जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है, थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पाया ये। तो दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, इन 3 स्टेट्स के जो एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। ये 17वें संविधान संशोधन में आया है। ये वो विधानसभा है ना, वहां पे मतलब बड़े हैं विधान क्षेत्र है, तो ठीक है। भाई कोई छोटे यूटी है, जैसे अंडमान निकोबार छोटा यूटी है, चंडीगढ़ छोटा यूटी है, तो ठीक है, वो लोग नहीं डाल पाएंगे। ये क्लियर है? सवाल ये पूछेगा दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर 100% पूछेगा, कई बार पूछा भी गया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नॉमिनेटेड सदस्यों शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल बात कर चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़े। अब किस तरह से चुना जाएगा, किस तरह से? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 क्या बोलता है? आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की दी गई है। ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट है, नॉट डायरेक्ट, लोग नहीं दे रहे हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से होता है। अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाती है। इसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। हम लोग जब अपने वोट डालते हैं तो बैलेट पेपर उसमें होता है, इसको देना होता है, तो बटन दबा दिया, चला गया वोट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है कि मान लो 3 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। आपने एक व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया, उसका लिख दिया 1, उसके आगे लिखा दूसरा 2, तीसरा 3, प्रेफरेंस देनी पड़ती है, ठीक है। अब उसका होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद जिसके पास सबसे कम 1 आए होते हैं उसको हटा देते हैं, ठीक है। और लेकिन जैसे हमारा काउंटिंग हुई, मतलब लोगों ने 1 2 3 दे दिया, काउंटिंग हुई, काउंटिंग में अगर किसी व्यक्ति को 50% 1 मिल गए तब तो किस्सा खत्म, वो जीत गया। लेकिन अगर 50% वोट 1 नहीं मिले तो
पहले 3 वाले को हटाते हैं और 3 वाले के 1 जो है आप डिवाइड कर दिए जाते हैं, इस तरह से कुछ होता है, सेकंड राउंड बनता है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 किया जाता है इसके अंदर से। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम होता है इसके अंदर। ठीक है, एक चीज तो ये समझ लो। ठीक है, दूसरा, चूंकि एमएलए और एमपीज देते हैं तो इनकी वैल्यू अलग होती है। हमारे अभी हमारे देश में क्या है, हम लोग जो वोट डालते हैं सिंपल सा कि 1 वैल्यू 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक मत और एक उसका वैल्यू। ठीक है, चाहे आप मत दो चाहे मैं दूं चाहे कोई दे, एक ही वैल्यू रहेगी उसकी, चाहे यूपी का हो चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे गोवा का हो चाहे कहीं का भी हो। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं एमएलएस और एमपीज, वो अलग अलग राज्यों के होते हैं, कोई यूपी का होगा, कोई महाराष्ट्र का, कोई तमिलनाडु का, कोई गोवा का होगा, तो उनकी वैल्यू अलग अलग है उनके वोट की। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन अलग है, ज्यादा होती है, पॉपुलेशन अलग है। अब गोवा का जो एमएलए है, अब गोवा के एमएलए में टोटल जो स्ट्रेंथ होती है वो 30-35 हजार होती है, मतलब 30-35 हजार लोग मिलकर एक गोवा में एक एमएलए को चुनते हैं। वहीं अगर यूपी की बात कर लेते हैं तो लगभग 4-5 लाख लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। ठीक है, तो अब जो गोवा का एमएलए है, क्या उसकी वैल्यू यूपी के एमएलए के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहां पर एक सिस्टम बनाते हैं कि हर राज्य के एक राज्य के विधानसभाओं के एक सदस्य का मत मूल्य बनता है, यानी कि वैल्यू बनाई जाती है। उसका एक फॉर्मूला दिया गया है, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाई लोक निम्न सदन की कुल निवासी सदस्य संख्या, यानी कि जो लोअर हाउस होगा उसमें जितने सदस्य होंगे इनटू 1000 होगा। तो ये फॉर्मूला बनाता है। तो ऐसा आता है कि मान लो गोवा का जो बंदा होगा उसकी वैल्यू आ गई 5000 आ गई, ये 2000, ऐसा इस तरह से आता है, या 1756 ऐसा है। इस तरह का वैल्यू, ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला काउंट किया जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या निम्न सदन की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000 से। ठीक है, और संसद के क्या है, उसका सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग, यानी जो यहां पर जितने भी निकल के आया है उन सबको ऐड करेंगे, उसका पूरा मूल्य डिवाइडेड बाय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स से, तो उससे भी कुछ वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, बताता हूं मैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक एमएलए, एक एमपी और एक एमएलए, हर एमपी और एमएलए की वैल्यू पता लग गई कि गोवा का एमएलए होगा तो उसकी मान लो उसकी वैल्यू हुई 530 आ गया, लेट्स सपोज। यूपी के एमएलए हो गया, उसकी वैल्यू हुई 5000। अब जब राष्ट्रपति चुनाव होगा, ठीक है, तो यही वैल्यूज काउंट होती हैं कि किसके पास अंत में ज्यादा वैल्यू के एमपी एमएलए रहे। इसलिए बड़े स्टेट्स के जो एमपी एमएलए की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि देखो बात क्या थी, गोवा का एमएलए इज नॉट इक्वल टू यूपी का एमएलए, क्योंकि वो 35,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों एक साथ कैसे बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। ठीक है, इसीलिए वैल्यू सिस्टम बनाया गया है कि आपकी पॉपुलेशन और आपकी स्टेट के हिसाब से आपकी वैल्यू कितनी होगी, ये है, और आपकी स्टेट की पॉपुलेशन और उसकी स्टेट के बराबर आपकी वैल्यू ये है। तो सबकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी जैसी पॉपुलेशन है। ठीक है, और फिर जब राष्ट्रपति चुनाव होगा इसमें, तो इसके बाद काउंट किया जाता है कि 1 को कितने मिल गया, 2 कितना मिल गया। ठीक है, तो ये वैल्यू है। नॉर्मल ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे नहीं 4 लोग ने 1 को दिया, नहीं है ना, वैल्यू इसलिए वैल्यू अलग अलग निकाल के रखी है, वैल्यू सिस्टम होता है इसके अंदर। क्योंकि भाई अगर भाई ना कि 35,000 लोग मिलकर एक बंदे एमएलए बना रहे हैं, कहाँ 5 लाख लोग मिलकर बना, तो इक्वालिटी नहीं है ना यहाँ पे। कैसे इक्वल कर सकते हो दोनों को? मैं बताता हूँ, चलो उदाहरण देते हैं। अभी आपका पीसीएस का मेंस का एग्जाम होगा, कुछ लोग हिस्ट्री ले लेते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे, कुछ लोग ज्योग्राफी ले लेंगे, कुछ लोग साइंस मैथमेटिक्स ले लेंगे। अब मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी को कंपेयर करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, पेपर आपका एक ही हो रहा है, ऑप्शन सबके अलग अलग हैं। ठीक है, पेपर एक ही हो रहा है। अब कैसे बराबर करोगे कि भाई सोशियोलॉजी में आप चाहे कुछ भी कर लो 100% नंबर स्कोर नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में अगर आप आंसर सही लिखोगे आपको 100% नंबर मिलना ही मिलना है। तो एक सब्जेक्ट में तो 100% नंबर आने की संभावना पूरी है, दूसरे सब्जेक्ट में संभावना है ही नहीं, मतलब वहां तो 70, 60, 70% नंबर आ जाए तो बहुत है।
ठीक है, वही मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ है, सोशोलॉजी इजी है, टफनेस भी है। तो इन दो अनइक्वल चीज़ों को कुछ बैलेंस करोगे ना, कुछ तो पैरामीटर लाओगे, यहाँ पे दो कैसे टेस्ट कर पाओगे भैया? तो यहाँ पे स्केलिंग सिस्टम आता है। स्केलिंग में क्या होता है कि एवरेज वगैरह निकाला जाता है, पूरा फॉर्मूला होता है किस तरह से एवरेज निकलेगा, क्या होगा, तो बराबर क्या है। इसलिए जब आपका मेंस का पेपर देते हो और स्केलिंग जब होती है तो आपके 200 में से नंबर आए होते हैं, मतलब 200 में से 120 नंबर आए, लेकिन स्केलिंग के बाद वो नंबर बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, जैसे एवरेज नंबर आए होंगे। अगर आप एवरेज से ज्यादा होंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, एवरेज से कम होंगे नंबर घटेंगे। ठीक है, तो दो अनइक्वल चीजों को इक्वल करने की कोशिश की गई है स्केलिंग में। इसी तरह से दो अनइक्वल एमएलए को बराबर करने की कोशिश की गई है, तो वैल्यू सिस्टम से किया गया इसके अंदर। ठीक है, और इसका ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक 1971 की जनगणना के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। भले ही 2011 में जनगणना हो चुकी है अंतिम वाली, लेकिन 1971 की जनगणना जितनी पॉपुलेशन उस समय हुई रही होगी उस हिसाब से किया जाता है। अब ये क्यों ऐसा? क्योंकि उस वक्त जब ये संशोधन होगा तो यही वाली सबसे आखिरी तो अपडेट कर सकते थे, क्या दिक्कत है फिर? उसके बाद इतने सारे चुनाव हुए, कर सकते थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि भाई मान लो किसी स्टेट को ये लगता है कि यार हमारा जो है वो राष्ट्रपति बनाने में कम महत्व हो रहा है, हमें अपना महत्व बढ़ाना चाहिए, हमारी पॉपुलेशन कम है। लेट सपोज गोवा को लगता है कि हमारी पॉपुलेशन कम है और हमें कम महत्व दिया जा रहा है और हमें अपने महत्व बढ़ाना चाहिए। अब वो क्या करेगा? वो फैमिली प्लानिंग, जो सरकार की फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको ठीक से लागू नहीं करेगा। वहां बच्चे खूब सारे होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, और धीरे धीरे गोवा की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, गोवा की एमएलए की बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये चीज ना हो इसलिए फिक्स कर दिया गया भाई 1971। अब तुम फैमिली प्लानिंग लागू नहीं भी करोगे तो भी फायदा नहीं उठा पाओगे इस चीज का लेकर। तो इसका वो भी तो हो सकता है, जैसे मुंबई में है क्या ये यूपी बिहार के जितने लोग चले जाते हैं तो उससे भी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वो वोटर कहाँ के होते हैं ना, ये देखना, वोटर कहाँ होते हैं वो? जो वो तो एमएलए की चुना है, वो एमएलए को जैसे चुना होगा वो तो वोटर ने चुना होगा ना। अब भाई कोई दिल्ली काम करने चला जाता है या लोग काम करने चले जाते हैं तो वोट क्यों होता है? वोट्स भी वेस्ट हो जाती है क्योंकि अब तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते ना। ठीक है ना, समझ आ रही है? यस सर। राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कितने पद की अवधि रहेगी? अब इंपॉर्टेंट 5 साल नहीं है, इंपॉर्टेंट है पद ग्रहण करने की तिथि। जब वो पद ग्रहण करेगा, शपथ लेके पद ग्रहण करेगा, तब से 5 साल काउंट होंगे। आपसे ऑप्शन पूछेगा कि 5 साल तो होते हैं, पर 5 साल कब से काउंट करेंगे? नोटिफिकेशन से, या रिजल्ट आने के बाद से, या कसम लेने के बाद से, या कब से? तो पद, जब वो पद ग्रहण करेगा, जैसे आज उसको पद मिला, तब से 5 साल काउंट किए जाएंगे, उसके 5 वर्ष तक। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। उससे पहले भी अपना वो रेजिग्नेशन दे सकता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वो पूछा क्या सवाल है कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को देगा। उसी का आपसे ऑप्शन में उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरह के 3-4 लोगों को बड़े नाम देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देता है। मतलब प्रेसिडेंट जो है, हाँ, आपका डिप्टी प्रेसिडेंट को देता है और डिप्टी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। दोनों एक दूसरे को भाई एक दूसरे को देते रहते हैं। ये चीज है, ठीक है। कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 2 बार, अनगिनत बार। कितने? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कभी हुआ नहीं है। मैं यहाँ संविधान की बात कर रहा हूं। जैसे अमेरिका में कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 2 बार, 8 साल, हाँ 4 साल का टर्म होता है, ठीक है। और 2 बार के बाद नहीं बन सकते। यहाँ पर अनगिनत बार, कोई लिमिट नहीं है, बन सकते तो बन जाओ, 10 बार बन जाओ, क्या दिक्कत है? सर और ये रशिया वाले केस में वहां पर भी सिस्टम था, लेकिन वहां पर पुतिन ने अमेंडमेंट करा के बढ़ा लिया। वो
2036 तक का रख लिया है। वो मरेगा उसके बाद ही जाएगा, रिटायर होगा, वो नहीं जाने वाला। एक्चुअली रशिया का ना यार इतिहास ही ऐसा रहा है। हमारे और रशिया बहुत फर्क है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के हैं, शुरू से हमारे जीन्स के अंदर डीएनए में आ गया है डेमोक्रेसी। यहां पर जिसने भी किसी दिन ना कोशिश की कि सत्ता को हड़पने की, बहुत भयंकर विरोध होगा। इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रांग थी 1975 में, बहुत स्ट्रांग, मतलब 1971 में वॉर जीत के आती है, पाकिस्तान के अपने सबसे बड़े दुश्मन के 2 टुकड़े कर देती है, पॉपुलैरिटी अपने पीक पे है उसकी, और ऐसा सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि वो जब वो एमरजेंसी लगाती है, ठीक है, तो लोग उस बात को पसंद नहीं करते हैं। और 77 के इलेक्शन में वो बुरी तरह हारती है, अपना इलेक्शन भी हारती है वो, ठीक है। तो जिस दिन किसी ने जो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाओ, झूठे वादे दो मत करो, ये सब पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन जिस दिन आपने सोचा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कि सोचा कि मैं इस तरह से मैं यूज कर लूंगा, खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे डीएनए में अंदर है। हम खुद ही विरोध करेंगे, जो उसका सपोर्टर होंगे वही विरोध करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान वाले इस बात को लेकर बड़े हैरान रहते हैं कि कैसे इंडिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बड़ी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया इस बात में बड़ी हैरान रहती है कि 140 करोड़ लोगों हैं और यहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर इतना स्मूथली हो जाता है। मतलब मनमोहन सिंह 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, एक दिन रिजल्ट आता है कि कांग्रेस हार गई है, यूपीए हार गई है और एनडीए जीत गई है। अब मनमोहन सिंह शाम तक का वेट नहीं कर रहे हैं, 5 बजे 4-5 बजे ही रेजिग्नेशन लिख के दे दिया और कमरे से बाहर हो गए और दूसरा बंदा आ गया। और मोदी जी 2 बार बन चुके हैं, मैं कहता 2-4 बार और बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन जब रिजल्ट आएगा और जब एनडीए नहीं जीतेगी और कोई और जीतेगा, तो ये भी चुपचाप करके निकल जाएंगे और दूसरा आ जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ा स्मूथ है, दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है। नहीं तो अमूमन जो पावर में आया उसने दूसरे को आने का मौका ही नहीं दिया, उसने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर लिया, पावर उसके हाथ में आ गई है। यही तो बवाल दुनिया के अंदर है, चाहे वो अफ्रीका की कंट्रीज रही हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो, चाहे कोई रहा हो, जो सत्ता में आया वो तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है। अब एक चीज और से बड़े मतलब हैरान होते हैं पाकिस्तान वाले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इंस्टीट्यूशन का, संस्था, इंस्टीट्यूशन, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना जरूरी है। संस्था, जैसे हम संस्था बोलते हैं, भारत की संस्थाएं, कल पढ़ा ना फंडामेंटल ड्यूटीज में, संस्थाओं की इज्जत करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, आरबीआई, चलो मान लेते हैं आरबीआई हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, तो ये सब संस्थाएं होती हैं। और कोई भी कंट्री कितना मैच्योर है उससे भी इस बात डिपेंड करता है कि ये संस्थाएं कितना स्ट्रांग है। कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाँ, ये सब संस्थाएं हैं, सब संस्थाएं हैं, जितनी भी हैं सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी को यही जिंदा रखती हैं। देखो, क्योंकि ये कमजोर पड़ेंगी तो समझो कि आपकी डेमोक्रेसी कमजोर पड़ेगी। पाकिस्तान वाले इस बात को बड़े हैरान रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो क्या भाई, कि एक कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट, मतलब पूर्व आईएएस, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुनाव कराना। अब ब्यूरोक्रेट जिसने नौकरी की होगी किसी ना किसी प्रधानमंत्री के अंडर में की होगी, 2-4-5 प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो हो सकता है कि उसकी अपनी बाइसिंग हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर उसका एक एटीट्यूड रहा हो, या हो इंटरेस्ट हो, लाइकिंग हो सकता है। लेकिन जब कोई बंदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है तो देखा यह गया है कि वो न्यूट्रल हो जाता है। बता ठीक है, चलिए अब है राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहले तो आर्टिकल 58 में इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये क्वालिफिकेशन ऑफ राष्ट्रपति, ठीक है भाई। सिर्फ 3 ही पॉइंट चाहिए होते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, 3 चाहिए होते हैं। जैसे कि पहला तो वो नागरिक होना चाहिए। अब सवाल यहां पे बनता है कि वो जन्म से नागरिक होना चाहिए, जन्म से,
बाय बर्थ होना चाहिए। Yes, sir. तो मतलब आप कहने का मतलब है कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है, sir. तो आप कह रहे बाय बर्थ होना चाहिए। नहीं अगर बाय बर्थ में यहाँ लिखता नहीं कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है? बस नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। तो सोनिया गांधी राष्ट्रपति बन सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय बर्थ नहीं है, नागरिक होना बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, 35 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, 35 इयर्स प्लस होना चाहिए। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब कि उसमें इतनी काबिलियत हो कि कम से कम लोकसभा का मतलब मेंबर इलेक्ट होने की काबिलियत रखता हो उसके अंदर, ठीक है। सर ये जो है अभी हमारे प्रेसिडेंट है सर, वो पहले क्या इनका हिस्सा रहे होंगे एनएस का या फिर राज्यसभा का, इन सब का नहीं, वो नहीं। अलग से कोई। हाँ, कोई बन सकता है। अब अब्दुल कलाम कौन से लोकसभा राज्यसभा के मेंबर थे? अब्दुल कलाम। यस सर। तो तो उनको अपॉइंट किया गया, फिर उनके साथ इलेक्शन किया गया, ये हुआ। ठीक ना, कोई वजह जरूरी नहीं कि लोकसभा राज्यसभा का आप चुनाव जीत के पहुंचे हो वही बने, नहीं, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए दो चीजें हैं कि भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं कि जन्म से हो, ठीक है, और 35 साल से ऊपर हो चुका, और लोकसभा का सदस्य, लोक, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन पूछ लेगा आपसे वो, लोकसभा का सदस्य इलेक्ट हो, मतलब कि उसमें इतनी काबिलियत हो कि कम से कम लोकसभा का बंदा इलेक्ट हो जाए, इतनी काबिलियत उसके अंदर रखता हो। ऐसा नहीं कि किसी भी रेंडमली किसी आदमी को पकड़ के लिया, मतलब थोड़ा बहुत पॉपुलर होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ काम किया ही होना चाहिए उसने। किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, आप देखो इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट दिया है, जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य जैसे निगम हो गया, ठीक है, प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, उसके अधीन कोई लाभ का पद, ऑफिट ऑफ प्रॉफिट धारण करता, उसे राष्ट्रपति पद की योग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर कि वो किसी भी सरकारी संस्थान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बस बस बस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भैया उसे कहीं से भी सरकारी नौकर ना हो, सरकारी नौकर ना हो, सरकार से पैसा ना मिल रहा हो उसे कोई किसी तरह का। सर इस्तीफा नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे कि आप जब तक, हाँ, नॉमिनेशन जब तक ना करे हो, नॉमिनेशन करने से पहले तक तो ठीक है, नॉमिनेशन के बाद तो हटना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण में कोई नौकरी ना कर रहा हो, ठीक है, लेकिन अब नेता तो नेता ठहरा, नेता इसमें भी अपना गेम खेला। क्या गेम खेला? इन्होंने अमेंडमेंट करके बोला कि भाई ये हम बोल तो हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या मंत्री जो होते हैं उनके पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। अब ये लोग भी तो सैलरी लेते हैं, ठीक है, मंत्री वगैरह भी तो सैलरी लेते हैं, लेकिन उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इसको अलग कर दिया गया है, इनको नौकर नहीं बोला, क्योंकि ये तो समाज सेवा है। ये लोग बन सकते हैं ये, हाँ, मतलब दोनों तरफ से ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई गवर्नर है, यूपी गवर्नर है, अब यूपी गवर्नर को इलेक्शन लड़ना है राष्ट्रपति का, ठीक है, तो वो नॉमिनेशन करेंगी, जरूरी नहीं है कि वो रिजाइन कर रहे हैं, वो नॉमिनेशन करेंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, अगर जीत जाती हैं उसके बाद वो त्यागपत्र दे देंगी। लेकिन जो सरकारी नौकर होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके लड़ेगा इलेक्शन, ठीक है। क्योंकि हमें यहां बोला गया कि भाई मंत्री साहब जो हैं या गवर्नर साहब हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, भले ही पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं, बट ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये लोक सेवा है, लोग सेवा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत घर चलाने के लिए उनको मिल रहा है, तनख्वाह थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत तो चलता है। सर इसमें जैसे कि कोई सीएम है नहीं कोई सीएम है, होते हैं योगी जी अपने, अभी तो नहीं है ना, अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी है वो, उन्होंने त्यागपत्र तो दे दिया कब? सर अभी तो। अच्छा, हाँ, तो त्यागपत्र दिया, लेकिन मिनिस्ट्री जो चलती रहती है वो उसमें चलती रहेगी, रिजॉल्व नहीं हुई है, रिजॉल्व नहीं हुई, गवर्नर नहीं आया, मतलब कि तो गवर्नर अभी कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो जो चीज चले उसी कंटिन्यू किया जा रहा है उस चीज को लेकर। हाँ, सीएम कोई आएगा लेगा, वो आ जाएगा, फिर जो नया सीएम जो भी आएगा, चाहे योगी आते हैं या कोई और भी आता है, तो फिर से नई शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा फिर से, और फिर नए मिनिस्टर्स बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। सर उसको इलेक्शन जीतना जरूरी होता है ना, जो पीएम बनेगा? जरूरी नहीं होता है, चाहे वो लोकसभा, अगर पीएम की सीएम की बात कर रहे हो,
तो विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना जरूरी है सर जैसे Within 6 months. हार गए तो आज से मैं कहता हूँ उसकी एग्जाम्पल लेते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ती हैं, अपना इलेक्शन हार जाती है, पार्टी जीत जाती है। अब वहां तो विधान परिषद भी नहीं है, अब उनको विदिन 6 मंथ्स विधानसभा का मेंबर बनना था, विदिन 6 मंथ। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर का वो ले लिया, ओथ ले ली, शपथ ले ली। उसके बाद 6 महीने का समय मिलता है उनके पास। 6 महीने में अपने किसी जगह से उन्होंने खाली करवाया बंदे को और फिर से इलेक्शन हुआ, वो जीती और फिर से मतलब बन गई। 6 महीने का समय मिलता है, यानी आप और मैं भी उठकर सीएम पीएम बन सकते हैं तुरंत। पिक्चर देखिए नायक, एक दिन का सीएम क्या बन सकता है, बन सकता भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने तक टाइम मिलता है उसको। आपने वो देखा है राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जेल जाने होते हैं, रातों रात राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाती हैं। वो घर में रोटियां पका रही होती हैं, अगले दिन पता लगता है कि वो सीएम बन गई हैं। बन सकती हैं, बन सकती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 6 महीने तक का अलाउड होता है। 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा जो भी है उसके अंदर मेंबर बनना। प्रधानमंत्री बन सकते हो यार, मिनिस्टर क्या होता है, ये सवाल पूछेगा आपसे। मिनिस्टर खुद ही बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बोले मोदी जी कह रहे हैं वो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, आप बन जाओ प्रधानमंत्री, आप बन जाओ। वो सब वो जो दिखाते जैसे जेल में है बंदे, हाँ वो सब इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, जेल में इलेक्शन लड़ सकते हैं, जेल में रह के इलेक्शन लड़ सकते हो, जेल में रह के वोट नहीं डाल सकते। तो फिर उन लोगों को रिहाई मिल जाती है नहीं, अगर वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इलेक्शन लड़ लिए जीत गए, एमएलए बन गए, हाँ वो अलग बात है। जैसे रईस मूवी में वो जीत जाता है, हाँ हाँ, तो क्या होता है, फिर उसके बाद से सर भूल गए नहीं, फिर वो उसको छोड़ दिया जाता है। रईस में वो इलेक्शन जेल से ही जो लड़ता है, लड़ सकता है। हाँ हाँ लड़ते ही है, जितने बाहुबली देखो लड़ते नहीं है क्या, बाहुबली लड़ते हैं इलेक्शन, जेल में जाकर लड़ते हैं। असल में यार इसके पीछे का ओरिजिन तो क्या रहा है कि देखो तो नेताओं की लाइफ, अगर अभी के नेताओं से कंपेयर मत करो, लेकिन आज 70 साल पहले वो फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ रहे हैं, अंग्रेजों ने पकड़ा जेल में डाल दिया, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पकड़ा जेल में डाल दिया। तो अब नेताओं को जेल में डाल दिया किसी पे ये चार्ज लगाकर कि भाई तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। अब लेट सपोज कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आती है जो अपने ऑपोजिशन के लोगों को जेल में डाल दे। भाई चुनाव होने वाले हैं, लेट सपोज 2024 का इलेक्शन होने वाला है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि यार ये कुछ लोग जीत सकते हैं, एक काम करो जितने भी ये बड़े नेता है ना सबको बोलो कि धरना प्रदर्शन के इल्जाम में अंदर कर दो। अब उन सबको अंदर कर दिया गया। अब अंदर कर दिया गया, पता लग रहा है कि चुनाव लड़ ही नहीं पा रहे हैं वो लोग, मिस यूज ऑफ पावर हो रहे। तो ये चीज ना हो, क्योंकि नेता पब्लिक की आवाज उठाएगा तो प्रोटेस्ट करेगा, प्रोटेस्ट करता ना भाई वो तो उसकी संभावना थी जेल जाने की रहती है। कानून के खिलाफ बात कर रहा है, वो कानून तोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको मौका दिया जाए लड़ सके, ठीक है। तो इसीलिए जो जितने जो जेल में आते हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वोट डालना इज नॉट इक्विवेलेंट टू वो कि वो नेता हो गया, वो तो क्राइम किया। हाँ, यहां पर एक चीज पॉइंट यहां पर यह है कि अगर कोई बंदा जेल कोर्ट से कन्विक्ट हो जाता है, यानी कि उसका गुनाह जो है वो प्रूफ हो जाता है और 2 साल से ज्यादा की उसे जेल में हो जाती है, 2 साल से ज्यादा की जेल हो जाती है, तो 6 साल के लिए वो बैन हो जाता है। जैसे लालू प्रसाद यादव को 10-15 साल की जेल मिली, तो अगले 6 साल से पहले इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि वो भैया क्रिमिनल है। 2 साल से कम का मतलब क्या होता है कि हो सकता धरना प्रदर्शन या धारा 144 तोड़ने के लिए, इस तरह की चीजों को, छोटा मोटा जो चीजें होती हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन दे रखा है गैप कि भाई मिस यूज ऑफ पावर ना हो, सरकार मिस यूज ना कर ले जाए। जीत गया तो छोड़ दिया जाता फिर उन्हें। नहीं, चलाएगा कौन सी पार्टी? क्यों चलाओ? देखो मान लो कि लेट्स सपोज अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ 2024 में मतलब बिजली की दर बढ़ जाने के उस पर एक कैंपेन कर दिया। लेट्स सपोज कि सर बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो पॉलिटिकल इशू नहीं है, तो नॉर्मल इशू है, ठीक है, और इनको जेल में डाल दिया गया। सरकार ने धारा 144 लगाई और केजरीवाल ने इस धारा 144 को तोड़ दिया, ठीक है।
और जेल में चले गए। अब मान लो इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन हुआ और केजरीवाल जीत गए, ठीक है। अब उनको जेल हो रखी है, इस समय उनको जेल हो रखी है। अब कोर्ट जो है मान लो कोर्ट में प्रूफ भी हो जाता है कि धारा 44 लगी थी और इन्होंने क्राइम किया था, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम नहीं, छोटा सा क्राइम है, या तो छोड़ देंगे, नहीं तो 6 महीने की जेल हो जाएगी। तो 2 साल से कम तो है ना, तो 6 महीने कवर करने के बाद वो आएंगे, फिर से आएंगे, फिर बाहर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा क्राइम करते हैं तो 2 साल से ज्यादा का सजा मिलती है। जैसे रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, हीनियस क्राइम कहते हैं इसको ना, ठीक है, वो कर दिया, तो उसमें फिर अगर सजा मिल गई तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा फिर वो। इसलिए जितने बाहुबली हैं इनमें उनको सजा नहीं मिली है, इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, कन्विक्ट नहीं हुए हैं, तभी इलेक्शन लड़ पाते हैं। कन्विक्ट हो जाएंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। हाँ, उनको सीएम बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कि भाई किसी को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है, हाँ, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है, एक मिनट छूट गया क्या क्वेश्चन से? हाँ, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले तो वो जाएगा, उसके पास 50 मतदाता तो होने चाहिए, 50 मतदाता होने चाहिए उसके पास, ठीक है, जो उस कहें कि हाँ भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले आप अपना नाम लेके जाओगे, आप चुनाव जब भी लड़ोगे ना, तो हर चुनाव में 2 बंदे चाहिए होते हैं आपको। छोटा इलेक्शन, पार्षद का इलेक्शन और ग्राम पंचायत का इलेक्शन में भी 2 बंदे चाहिए, कि भाई कम से कम 2 बंदे तो तुम्हारे हो, जो सपोर्ट कर रहे हो तुम्हें, नॉन सीरियस तो नहीं हो ना तुम, कि कोई तो तुम्हारे घर वाले भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, चुनाव में लड़ रहे हो, तो चुनावी जो खर्चा बढ़ा रहे हो फिर तुम, वो चीज नहीं होनी चाहिए, सिंसियर लोग जाएं। तो यहां पर भी ये सही है कि कोई भी रैंडमली मुंह उठाकर चला जाए, भाई कम से 50 तो मतदाता होने चाहिए ना उसके पास, 50 मतदाता जो हों और 50 लोग ही इसको सेकंड करें, 50 फॉरवर्ड करें और 50 सेकंड करें, मतलब 100 लोग तो उसके होने चाहिए उसके पास। अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हो तो कम से 100 लोग तो उसके वोटर होने चाहिए ना। तो ये एक सिंसियरनेस शो करने का तरीका होता है कि अगर आप ये भी नहीं है आपके पास तो चुनाव लड़ने का हक नहीं है आपके पास। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो मौज मस्ती में राष्ट्रपति चुनाव भर देते हैं, आम आदमी चुनाव फॉर्म भर देंगे, ठीक है, तो मशीनरी खराब हो रही नहीं हो रही है इससे। तो कम से 50, तो ये सवाल पूछेगा आपसे कि क्या, तो 50 मतदाता जो है फॉरवर्ड करें और 50 मतदाता उसको अनुमोदित करें, सेकंड करें, यानी कि 100 लोग तो होने ही चाहिए एज अ सपोर्टर आपके, तब आप चुनाव में दंगल में आओगे, ये तो चुनाव की स्क्रीनिंग से बाहर हो जाओगे आप, ठीक है। आर्टिकल 59(3) राष्ट्रपति भत्तों विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा नियत होगी। राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता, पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार होगी। एक कानून है राष्ट्रपति के लिए, वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2008, उसके हिसाब से राष्ट्रपति को सब भत्ते और अधिकार मिलते हैं और ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। पार्लियामेंट किसे क्या सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा, इसकी 2008 के पहले कौन सा था? वो दूसरा था, वो दूसरा होगा, वो चेंजेस किए होंगे, सैलरी बढ़ा दी होगी, भत्ते तो बढ़ा दिए होंगे। पैसा कहां से निकल के आएगा इनके पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये क्या चीज होती है, क्या होता है ये? कुछ फंड्स होते हैं जो इमरजेंसी या फिर जब बहुत, क्या होता है? हाँ, 2 तरह के फंड होते हैं, डिप्रेशन टाइम में जो फंड काम आता है। एक देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये वो फंड है जो भारत का समझ मेन गुल्लक है, समझ लो गुल्लक है, सारा पैसे इसमें आ रहे हैं। सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया, वो भी आ रहा है, टैक्स के माध्यम से जो कलेक्ट किया वो आ रहा है, कोई फाइन लगाया, कोई चीज बेची, ठीक है, कोई लोन लिया, ठीक है, वो सारा इसके अंदर सरकार के फंड आ रहा है। अब यहां से पैसा निकालने के लिए, ठीक है, आपको पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ता है, बिल वगैरह पेश करने पड़ते हैं, बजट वगैरह पेश करने, तो पार्लियामेंट का प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट की वो हामी भरोगे तभी जाके यहां से पैसा निकाल पाओगे आप, ऐसे कोई नहीं निकाल पाएगा। मतलब आपको बिल के माध्यम से बताना पड़ेगा कि हाँ भाई देखो हम ये 10,000 करोड़ रुपया निकालने जा रहे हैं इस काम के लिए,
तो पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। अब इस जो पैसा जो सरकार राष्ट्रपति को सैलरी मिल रही है वो इसी से मिल रही है। और इसका मतलब क्या है, अगर जो लोगों का इसमें नाम आ जाता है, राष्ट्रपति का होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा, तो भैया इनको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता। सरकार का कंट्रोल नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा जा रहा है पैसा इनको। ये क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कि सरकार में और राष्ट्रपति में बवाल हो जाए, लड़ाई हो जाए, सरकार में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में लड़ाई हो जाए, डिफरेंसेस बढ़ जाएं, तो सरकार क्या करेगी, अच्छा बेटा मैं बनाता हूँ, मैं तो तनख्वाह नहीं दूंगा, मैं सरकार तनख्वाह ना रोक पाए। सरकार क्या करती है, अपने कर्मचारी को तनख्वाह रोक लेती है ना, छुट्टी ज़्यादा मार रहे हो तनख्वाह रोक लेंगे, ये सब ना हो पाए। और राष्ट्रपति अपना काम ईमानदारी से कर सके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपना काम ईमानदारी से कर सके, ठीक है, उसके लिए उनको जो सैलरी मिलेगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलेगी। मतलब कि पार्लियामेंट के माध्यम वाला जो पैसा है इससे ही कटेगा पैसा, मतलब कि हर महीने की 30 तारीख को तनख्वाह उनके अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएगी, ये है। और जो दूसरा जो फंड होता है उसे कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो इमरजेंसी फंड होता है। मान लो आपदा आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अब थोड़ी ना पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट बिठाओ और क्या दो, तुरंत मोदी ने कहा कि भाई 500 करोड़ रुपया इसके लिए किया जाए, तो फटाफट आपदा जो है देख टैकल की जाएगी, ये है। सर ये जो मिनिस्ट्रीज होती हैं इनको सर फंड कहाँ से मिलता है? किसको? सर मिनिस्ट्रीज को ये सब ये बजट जो अभी बजट आएगा आपका, हाँ, उसी में सब कटता है, उसके अंदर तो पढ़ेंगे ऐसे हम लोग। इसके बाद वही है पार्लियामेंट। आर्टिकल 60, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाती है। अब पूछा जाता है कि भैया राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मैं रामनाथ कोविंद गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं जो भी है, तो इसके लिए जो शपथ दिलाई जाती है वो CGI देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको ऑप्शन बोलेगा कि भाई क्या प्रधानमंत्री है? कोई नहीं, CGI है। और CGI अगर नहीं है तो जो दूसरे सीनियर जो जज होगा वो देगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, ध्यान रखना। बाकी आर्टिकल 60 में है ये, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। CGI जो है वो शपथ दिलाएगा और उनकी एब्सेंस में जो दूसरा जो वरिष्ठ आदमी होगा वो शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन, संविधान और विधि की परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, संरक्षण प्रोटेक्शन और डिफेंड यानी प्रतिरक्षण अथवा जनता की सेवा और कर्तव्य के लिए डिवोट रहने की शपथ है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखना। शपथ भी अलग अलग तरीके की होती हैं। पद और गोपनीयता की शपथ कि हम जिस पद पे होंगे वो सीक्रेसी बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति का मेन काम क्या है? राष्ट्रपति इज ए प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो क्या बोल रहा है? संविधान और कानून का प्रिजर्वेशन कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, ठीक है, और जनता के काम के लिए डिवोट रहने की बात कर रहा है। तो ये 4 शब्द याद रखिएगा, ये UPSC में सवाल पूछा गया था। हम कहते हैं शपथ है कि शपथ किस काम बात का शपथ? क्योंकि एक मंत्री का काम अलग है, एक राष्ट्रपति का काम अलग है। मंत्री का काम है पद और गोपनीयता, यानी कि जो मंत्री साहब काम करेंगे वो बात लीक नहीं चाहिए, फाइल बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति का काम क्या है यार? वो तो संविधान की रक्षा करने के लिए आया है ना, कोई मिसयूज ना हो जाए, विधि का प्रिजर्वेशन हो, प्रोटेक्शन हो, डिफेंड हो, ये ठीक है, ये याद रखिएगा इस चीज को। राष्ट्रपति शपथ की प्रारूप 60 में दिया गया है, अनुसूची 3 में। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन समझ लो, इस बात को ये समझ लो लाइन को। अमूमन शेड्यूल 3 या अनुसूची 3, शेड्यूल 3 जो होता है उसमें सभी तरह के शपथ जो जितने भी ओथ होते हैं उनका फॉर्मेट दिया गया है। 12 शेड्यूल है, ठीक है। उसमें शेड्यूल नंबर 3 जो है उसमें जितने भी शपथ होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, प्राण जितने भी होंगे, उनका एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, एक परफॉर्मा बनाया गया कि इस तरह से होगा। लेकिन उसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव शपथ का परफॉर्मा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का परफॉर्मा जो है वो आर्टिकल 60 के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये सवाल आपसे पूछता है, बार बार पूछता है आपसे, बार बार कि भाई शेड्यूल 3 में, इधर शेड्यूल 3 है क्या? शेड्यूल 3 जो है वो ओथ है, इसमें ओथ आती है, ठीक है। और पूछेगा कि
कि किस का जो है वो ओट जो है वो शपथ का प्रारूप जो है वो शेड्यूल 3 में नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति का नहीं दिया गया है। कहां दिया गया राष्ट्रपति का? आर्टिकल 60 में यह है। ठीक है। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति साहब जो हैं उनको निकालने का भी तो सिस्टम होना चाहिए ना। ये सर पार्लियामेंट तो उसको बोलते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है। अगर वो किस बेसिस पे निकालेंगे कि संविधान का अतिक्रमण करेगा, वायलेशन ऑफ संविधान, वायलेशन ऑफ संविधान, यानी कि जो संविधान में बात बताई गई है उसको वायलेट कर रहे हैं, वो काम ऐसा ना कर रहे हो, तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना। हमारे देश में अभी तक कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ है जिसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया हो। अमेरिका में तो होते ही रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी चलाया गया था महाभियोग। ठीक है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग किस लिए होगा? संविधान का अतिक्रमण, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। अब मान लो महाभियोग चलाना ही है तो पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, किसी भी संसद से प्रस्तुत किया सकता है। जरूरी नहीं कि लोकसभा में है राज्यसभा में है, उल्टा भी रहता है, राज्यसभा पहले है लोकसभा में। करना क्या है? पहले तो महाभियोग स्टार्ट होने वाला है, इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया 14 दिन पहले कि नोटिस जाएगा राष्ट्रपति को कि भैया आपके खिलाफ महाभियोग स्टार्ट होने जा रहा है, अपनी तैयारी कर लो, जो बोलना होगा बोलना। तो 14 डे पहले नोटिस जाएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। अब जो प्रपोजल बनाया गया है कि भैया महाभियोग चलाएंगे रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ, लेट सपोज, तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हो ना आपके पॉइंट का, तो कम से कम 25% लोग जो हैं वो तो आपकी बात को एग्री कर ही रहे होने चाहिए। मतलब लोकसभा में अगर प्रस्तुत किया गया तो 25% लोग तो पहले वो साइन करें कि हाँ भाई ये सचमुच ये मैटर बड़ा खतरनाक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी डिबेट नहीं हुई, डिबेट से पहले की बात है। तो 25% लोगों ने मान लो हस्ताक्षर कर दिए नोटिस के अंदर। अब वो नोटिस जाएगा फिर राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, उसके बाद फिर महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है। यदि इस प्रस्ताव पर उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो गया। अच्छा, अब ये भी है, तो पहले तो हस्ताक्षर होंगे, नोटिस बना, अब वो जा रहा प्रपोजल सदन के अंदर, वहां वोटिंग हो रही है और वहां पर 2/3 लोगों ने इसको बहुमत से पारित कर दिया, तो ही आगे जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाएगा। थोड़ा मुश्किल कर रखा है चीजों को, कोई भाई राष्ट्रपति का महाभियोग मजाक थोड़ी ना है कि अगर आपके संबंध खराब हो गए तो आपने कहा कि लो बेटा इसको सबक सिखाता हूं मैं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर पहले तो वो संविधान का वॉयलेशन करें। दूसरी बात है, अगर आपने मुद्दा उठाया है तो आपको ये इस मुद्दे पर कुछ लोग सपोर्ट करें। कितने लोग? कम से कम 25% लोग तो इस पर सपोर्ट करें आपको। अगर उन्होंने 25% लोगों ने सपोर्ट किया तो वो जाएगा, प्रपोजल जाएगा सदन में, वहां डिस्कशन होगा और वोटिंग बढ़ेगी, और वोटिंग में 2/3 मतों से आपके पक्ष में आ गया तो पास हो गया। फिर अगले सदन में जाएगा, वहां पर भी वही प्रक्रिया होगी, और अगर वहां पर भी हो जाता है, ठीक है, तो महाभियोग से इसको निकाला हुआ माना जाएगा, राष्ट्रपति को निकाल दिया जाएगा। ठीक है। दूसरे सदन में भी अगर समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। खत्म, बाहर, गुड बाय, टाटा। कौन सा मीम होता है? राहुल गांधी का मीम है ये। ओके, बाय बाय, टाटा, गया, खत्म। ठीक है। 62 यदि राष्ट्रपति का पद, अब मान लो राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए, रेजिग्नेशन दे दें, उनमें महाभियोग चल रहा हो या किसी भी कारण से वो ब्लैंक हो जाए, तो भरने में 6 महीने के भीतर उसे भरा जाएगा, विद इन 6 months। और 6 महीने के अंदर कौन उनका पद संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और उस दौरान में उपराष्ट्रपति को वही सब अलाउंसेस मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, लेकिन विद इन 6 months जो है वो चुनाव कराए जाएंगे आपको। ठीक है। 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
कि चुनाव संबंधी विवादों का निवारण सुप्रीम कोर्ट करेगा। मान लो कि राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में कुछ मसला आ गया, राष्ट्रपति कह रहे हैं नहीं गलत है, गलत इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत कर रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका फैसला अंतिम फैसला होगा। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी होती है चुनाव कराने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चुनाव को कराता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। लेकिन मान लो कुछ विवाद हो जाता है, उस केस में पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और उनका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अवैध घोषित किए गए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल के लिए कोई भी कार्य या घोषणा अवैध नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट समझो, मान लो चुनाव हुआ, एक बंदा जीत गया, राष्ट्रपति बन गया, दूसरी पार्टी ने बोला नहीं गलत है, मैटर खराब हो गया है, वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। चले गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम देखते हैं, परसों आओ, बैठ डिबेट करेंगे, और इसको लेकर हो सकता है महीना भर देखा जा रहा है, महीना भर। अब इस महीने भर के अंदर इसी बीच में जो बंदा जीता उसने पद की शपथ ले ली और काम करना शुरू कर दिया। महीना भर वो काम करता है, महीने भर के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और बोलते हैं कि हाँ भाई चुनाव में धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है, निरस्त करो, इसको खत्म करो, और वो निरस्त कर देते हैं चुनाव को। तो जो एक महीने में जो काम हुआ है, जो उसने जो भी काम किया होगा वो सही माना जाएगा, उसे निरस्त नहीं किया जाएगा। कोई भी कार्य को अवैध घोषित नहीं होगा, अवैध घोषित नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दोबारा से करो, ऐसा कुछ नहीं है, अवैध घोषित नहीं होगा। ठीक है, कितने बचा देखते हैं, फटाफट करते हैं। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्या है पावर? एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति क्या है? अब इसको डिवाइड किया गया है, 3-4 पावर्स होती हैं अलग अलग। पहली पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल, हमें पता है कि जो राष्ट्रपति है वो एक फॉर्मल हेड है, लेकिन रियल पावर जो है वो मंत्रिपरिषद के पास है। तो राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, वो खुद करे या मंत्रिपरिषद को बनाए। तो मंत्रिपरिषद जिसका हेड प्रधानमंत्री है, वो इस बात को जो बातें बताएंगे प्रधानमंत्री वो काम करेगा। 78, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना की मांग की गई है। कई बार राष्ट्रपति को पता नहीं होता है कुछ कि क्या हो रहा है, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके प्रधानमंत्री से पूछेगा भैया बताओ फला मैटर में क्या चल रहा है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो हर उस मैटर पे जानकारी दे राष्ट्रपति को जो पूछा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति बोल देगा अच्छा बताओ यार ये इलेक्शन अयोध्या का मंदिर का निर्माण कैसे कितना चल रहा है, या जॉब में कैसे चल रही है, जो भी है पूछेगा तो प्रधानमंत्री बताएगा। उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उससे अपॉइंट किया गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी भी मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम है कि तुम उसको बताओ। राष्ट्रपति कई प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त करता है। अब अपॉइंटमेंट भी होती है ना कुछ लोगों के साइन करके, जिसके साइन के माध्यम से, राष्ट्रपति के साइन के माध्यम से अपॉइंटमेंट होगा। कौन कौन? जितने मंत्री आएंगे, यूनियन मिनिस्टर्स, वो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही आते हैं। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, जितने गवर्नर अपॉइंट होंगे राष्ट्रपति के साइन से होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति के साइन से होंगे। ठीक है, क्योंकि वही लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर साइन करेंगे, राष्ट्रपति साइन से करेंगे। राष्ट्रपति कई प्रमुख अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार रखता है। जैसे संघ के, भाई अपॉइंट भी कर रहा है तो रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, संघ के मंत्री हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, यानी कि महान्यायवादी हो गए, और ये राष्ट्रपति के पद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। वैसे तो टाइम पीरियड होता है 5 साल का, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं। अब पढ़ाएंगे इसमें काम क्या होता है, ये लीगल अफसर होता है, थोड़ा सा रह गया अभी। चलो कल करा, ठीक है, 2 अलग अलग करा देगा। सर,